नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या इसी को हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से जानते हैं। ये टॉपिक वर्तमान जो कि दृष्टि में अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक का उपयोग अभी हम लोग जानेंगे लगभग हर क्षेत्र में किसी न किसी उद्देश्य से जो है कि किया जाता है। चाहे जो कि शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे जो कि तकनीकी का क्षेत्र हो, क्राइम का क्षेत्र हो, या किसी पर्टिकुलर जो कि ऑर्गेनिज्म के अगर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर जो पता लगाना हो, या उसके एंसेस्टर के बारे में पता लगाना हो, किसी ऑर्गेनिज्म का इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का अध्ययन करना हो, तो इन सब क्षेत्रों में इस जो कि तकनीकी का उपयोग होता है। अब आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या मुख्य रूप से। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग है क्या। दूसरा पॉइंट, दूसरे नंबर जानेंगे कि डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को देने का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर के नाम से किसे जानते हैं पूरे विश्व में, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के फादर इंडिया में किसको कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उद्देश्य क्या है, एम क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें जांच करना है, पता लगाना है, तो सैंपल के रूप में हम लोग किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, मतलब किन चीज़ों का सैंपल लेकर के हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रमुख स्टेप्स कौन कौन से हैं, और लास्ट में जानेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन, मतलब किन किन क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए जो कि प्रोफाइलिंग एक वैज्ञानिक और प्रयोगशाला की जो कि तकनीकी है, जिसमें किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए पर उपस्थित विशेष सीक्वेंस के कारण होती है। फिर से इस बात को जानिए, डीएनए सीक्वेंसिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है। तो डीएनए सीक्वेंसिंग या प्रोफाइलिंग एक वैज्ञानिक तकनीकी है जिसको हम प्रयोगशाला में ऑपरेट करते हैं, और जिसमें किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके डीएनए पर उपस्थित विशेष सीक्वेंस या जो नाइट्रोजन बेसेज हैं उनकी अनुक्रम की जांच करके जो की जाती है। अब जैसे कहीं पर अगर रेप का कोई मैटर है और ये पता लगाना कि वास्तविक रूप में रेपिस्ट कौन है, या कोई बच्चा है डिस्प्यूटेड है, उसके बारे में पता लगाना कि इस बच्चे का बायोलॉजिकल इसकी माँ कौन है, या बायोलॉजिकल फादर इस बच्चे का कौन है, या कहीं पर कोई क्राइम हुआ है तो उस क्राइम स्थल पर कौन सा व्यक्ति उपस्थित हो सकता है, किसका उसमें हाथ हो सकता है। तो अब प्रश्न आता है कि हमें जानेंगे कैसे। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें किसी ऐसे सब्सटेंस की ज़रूरत पड़ती है जिसमें डीएनए क्या हो, मौजूद हो सके। जैसे कहीं पर अगर कोई रेप करता है या क्राइम ऐसा कोई करता है, तो हो सकता है कि वहाँ पर क्या हो, उसका ब्लड का स्पॉट हमें मिल जाए, सीमेन मिल जाए, स्किन्स के कुछ सेल्स मिल जाएं, हेयर्स के रूट मिल जाएं, जो WBC मिल जाएं। तो ऐसा कोई भी चीज़, इंसान के शरीर का ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें डीएनए उपस्थित हो सकता है, उसको हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, और उसके द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कहीं पर किसी इंसान की, किसी ऑर्गेनिज्म की अगर जो है कि डेड बॉडी रिमेन्स अगर हमें मिल जाए, जैसे हड्डी का कोई पार्ट मिल जाए, तो उसके आधार पर भी क्या है, आप लोग इसे क्राइम पेट्रोल CID देखते होंगे, उसमें क्या उसके आधार पर भी हमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस व्यक्ति की जब डेथ हुई तो उसकी लगभग उम्र क्या रही होगी, मेल है कि फीमेल है, उसका जनरल बॉडी स्ट्रक्चर, तमाम सारे पॉइंट को हम लोग जो कि जान सकते हैं। और उस बोन के सैंपल से हम लोग जो है कि
जो भी व्यक्ति जो कि सस्पेक्टेड है या जो जिस फैमिली से संभावना है कि इतने इतने फैमिली से इतने इतने लोग जो है कि क्या है इस दौरान गायब हुए हैं, तो उनके सैंपल को हम जांच करके उस व्यक्ति की वास्तविक आइडेंटिटी को बता सकते हैं। या कोई व्यक्ति है, उसको अगर अपने जैविक, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल फादर, इस हम लोग में सब लोग एग्जाम्पल है, किसी के पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है कि मार्कशीट में जो उसके पिता का नाम है वही उसके वास्तविक पिता, वही उसके बायोलॉजिकल फादर है। एक हमारे यहाँ क्या एक संस्कृति सभ्यता जो चीज़ हम उसको मान रहे हैं, लेकिन अगर इसको हम लोग वैज्ञानिक तौर पे प्रूफ करना है तो प्रूफ करने का एक ही प्रमाण है, क्या, DNA फिंगरप्रिंटिंग। मतलब क्या हो कि जो कंसर्न माता पिता हैं और कोई बच्चा अगर इससे रिलेटेड है जिसमें कोई डिस्प्यूट है, तो उनके ब्लड को सैंपल के लेकर हम क्या करते हैं, जांच करके 100% कन्फर्म कर सकते हैं कि जो कि इसका बायोलॉजिकल फादर कौन है। ऐसे एक मैटर आप लोग देखे होंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत मतलब फेमस रहा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे, कई राज्यों के जो कि राज्यपाल भी रहे, पंडित नारायण दत्त जो तिवारी जी। उनके यहाँ कोई महिला खाना वाना बनाने का जो काम करती थी, तो उसका एक जो पुत्र था, जिसमें आगे चलकर जब मैटर आया तमाम तरीके से बढ़ा कि नहीं, उस महिला के द्वारा बाद में बताया गया कि नहीं, उसका जो बेटा है उसके बायोलॉजिकल फादर क्या है, जो कि नारायण दत्त तिवारी जी हैं। इस पे तमाम सारा मैटर चला। फिर लास्ट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये आदेश दिया गया कि नहीं, उनकी DNA जांच को कराया जाए, तो जब DNA जांच हुआ तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं, जो बच्चा है उसके बायोलॉजिकल फादर क्या है, नारायण दत्त तिवारी जी हैं। ऐसे तमाम सारे केस है, या कोई भी व्यक्ति है, उसकी अगर अपनी 100% आइडेंटिटी कन्फर्म करनी है तो हम लोग DNA फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कि इस तकनीकी को देने का श्रेय किसको है। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग की जो मतलब तकनीकी है, इसको देने का श्रेय डॉक्टर एलेक जेफरी को जाता है। एक जो कि ब्रिटिश जो कि वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले इस तकनीकी को खोजा था। भारत में इस तकनीकी को खोजने का श्रेय जो है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के एक जो कि साइंटिस्ट थे, जिनका नाम है डॉक्टर लालजी सिंह। इनको हम फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग इन इंडिया में कहते हैं, भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पिता। सिंह साहब ने अपना MSc डिग्री जो कि 1966 में बनारस हिंदू जो कि यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया। 1971 में उन्होंने अपना जो कि PhD डिग्री कंप्लीट किया, और PhD डिग्री के दौरान जो आपका टॉपिक था वह स्नेक के कैरियोटाइप के इवोल्यूशन का अध्ययन करना। और इसी दौरान इन्होंने आपने इस बात का जो पता लगाया कि जो करैत है, जो स्नेक की एक मतलब प्रजाति है करैत, तो उसमें क्या होता है कि जैसे मेल में हम लोग ह्यूमन मेल में क्या होता है कि मेल जो होता है वह हेट्रोगैमेटिक होता है, और फीमेल जो होती है हम लोगों में जनरली क्या आती है, होमोगैमेटिक। लेकिन स्नेक में इसका उल्टा होता है। करैत स्नेक में फीमेल जो होती है वह हेट्रोगैमेटिक होती है, मतलब उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं XY होते हैं। अब मेल में जो स्नेक है करैत, वह होमोगैमेटिक, जिसमें XX क्रोमोसोम होते हैं। तो आपने अध्ययन के दौरान ये पाया कि जो फीमेल स्नेक है उसमें जो Y क्रोमोसोम है उसमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जा रहा है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बार बार वो सीक्वेंस क्या करता है, रिपीट करता है। और इसी यूनिक फीचर को या मतलब कैरेक्टर के आधार पर हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। और एलेक जेफरी साहब के द्वारा, डॉक्टर सिंह जी के द्वारा ये भी कंफर्म किया गया कि जितने भी ह्यूमन पॉपुलेशन अगर उसमें देखा जाए तो 99% क्या है, DNA जो सीक्वेंस हम लोगों में सेम है 99%, और 1% जो सीक्वेंस है जो लगभग 3 बिलियन बेस पेयर से बना होता है। तो इस 3 बिलियन बेस पेयर में 10 से 15 बेस पेयर का एक यूनिक सीक्वेंस होता है, जो बार बार एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट करता है। इसी यूनिकनेस या इसी विशेष न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के आधार पर हम क्या करते हैं, ये तमाम जो समस्याएं इसकी हम आइडेंटिटी जो कि करते हैं। सैंपल ग्रुप में बताया गया कि ऐसा कोई भी पार्ट जिसमें DNA मौजूद हो सकता है, उसका उपयोग हम लोग सैंपल ग्रुप में करते हैं।
कहीं पर अगर हम एक छोटा सा भी फ्रेगमेंट अगर डीएनए का मिल गया तो उससे हम लोग पीसीआर जो कि तकनीकी का उपयोग करके पूरी प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसमें स्टेप कौन कौन, सबसे पहला स्टेप होता है कि कलेक्शन ऑफ सैंपल। जैसे कहीं पर कोई क्राइम, कोई ऐसी घटना घट गई, वहाँ पे अधिकारी, जांच अधिकारी आते हैं, बहुत सावधानी पूर्वक उस चीज़ पूरे पॉइंट को अध्ययन करते हैं। उनको यहाँ पर अगर ब्लड सैंपल मिल गया, सीमेन मिल गया, हेयर का कोई पार्ट, या कहीं पर किसी का मर्डर हो गया, तो हो सकता है कि वो अपने प्रतिरक्षा में हाथ पैर चलाया तो उसके कई बार नाखून वाखून में भी सामने वाले व्यक्ति का बाल है, या जो कि स्किन का कुछ सेल्स रह जाती हैं, उस सैंपल को बहुत सावधानीपूर्वक लेकर के हम वहाँ से पहले डीएनए को आइसोलेट करते हैं। फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा उसको हम लोग फ्रेगमेंटेशन उसका करते हैं। फिर उस डीएनए फ्रेगमेंट की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद उसको हम लोग उस डीएनए जो मतलब सीक्वेंस में मिलता है उसको नाइलॉन मेम्ब्रेन पर ट्रांसफ़र करते हैं। फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन करते हैं और फिर उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के जो कि प्रेजेंस को ऑब्जर्व करके उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। एप्लीकेशन में ये कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, जैसे अगर हमें एनिमल के केस में डिजीज को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है तो इस जो तकनीकी का यूज होता है। प्लांट डिजीज का आइडेंटिफिकेशन करना है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर हमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो ज्ञात करना है, किसी भी व्यक्ति है वो अपना अगर फैमिलियर बैकग्राउंड जानना चाह रहा है, उसके बीच रिलेशन को जानना चाह रहा है, उसका अध्ययन इसमें होता है। कहीं पर अगर हमें कोई डेड बॉडी रिमेन्स मिल गया, उसका अध्ययन करके हम उसके बारे में तमाम सारे इन्फॉर्मेशन, जानकारी को जो है कि प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी तमाम सारे पॉइंट को हम लोग एक एक करके डिटेल में जानते हैं। देखिए अब टॉपिक पे आते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, या इसी को हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग के नाम से भी जानते हैं। देखिए क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज ए लेबोरेटरी टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन बेस्ड ऑन यूनिक डीएनए सीक्वेंस। मीनिंग जो डीएनए मतलब प्रोफाइलिंग है एक लेबोरेटरी वैज्ञानिक तकनीकी है जिसमें हम लोग इस तकनीकी का उपयोग करके किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की, अब वो व्यक्ति चाहे माँ के रूप में हो सकता है, पिता के रूप में हो सकता है, किसी क्रिमिनल के रूप में हो सकता है, रेपिस्ट के रूप में हो सकता है, किसी रूप में हो सकता है, उसकी हम आइडेंटिटी को कन्फर्म करते हैं। किस आधार पर? उसके डीएनए पर जो विशेष न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होता है उसकी जांच करके। टर्म एंड टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो गिवन बाई, मतलब जो टर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीकी, दोनों को सबसे पहले देने का जो श्रेय है या यूज करने का जो श्रेय है वह ब्रिटिश के जो कि साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलेक्स जेफरी। इन्होंने 1984 में इस तकनीकी की खोज जो कि किया था। इसके बाद आता है कि फादर ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन द वर्ल्ड, अगर पूछा जाए पूरे विश्व में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के पिता के नाम से, तो डॉक्टर एलेक्स जेफरी को हम लोग जानते हैं। भारत में पूछा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डॉक्टर लालजी सिंह, जैसा बाकी बताया गया, डॉक्टर लालजी सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के जो कि रहने वाले थे। अब डॉक्टर लालजी सिंह के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर इनके बारे में तो अगर हिस्ट्री इतनी लंबी है, इतने उन्होंने भारत के विश्व के तमाम ऐसे मतलब पदों पर जो कि संस्थानों पर रहे कि अगर इनकी हिस्ट्री के बारे में जाना जाए तो हम लोग उस पर 2-3-4 लेक्चर इस पर जो कि बना सकते हैं, लेकिन हम लोग संक्षेप में जानते हैं। तो डॉक्टर सिंह कंप्लीटेड, डॉक्टर लालजी सिंह जो थे वो अपना एमएससी डिग्री इन्होंने काशी हिंदू जो विश्वविद्यालय जो बीएचयू से 1966 में कंप्लीट किया, और पीएचडी डिग्री बीएचयू से ही आपने 1971 में कंप्लीट किया। पीएचडी का जो इनका टॉपिक था वो था इवोल्यूशन ऑफ कैरियोटाइप इन स्नेक। स्नेक के कैरियोटाइप में उसमें इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना चेंजेस, क्या परिवर्तन है, उसके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। या ये हम कहें कि स्नेक में जो रिप्रोडक्शन उसके मतलब मेथोडोलॉजी का इन्होंने अध्ययन किया। अब स्नेक जो था वह करैत की जो एक मतलब स्पीसीज है उस पर इनका जो कि पूर्ण रूप से अध्ययन था। अब कैरियोटाइप क्या है, पहले हम लोग इसके बारे में जान चुके हैं कई सारे वीडियो में, आज हम लोग संक्षेप में जान लेते हैं। कैरियोटाइप का मीनिंग क्या आ गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है या कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप। और कैरियोटाइप को जब हम लोग एक अरेंज करते हैं, किस आधार पर, क्रोमोसोम के में सेंट्रोमियर की पोजीशन पर
क्रोमोसोम आर्म के आधार पर, उसके लेंथ के आधार पर, उसके थिकनेस के आधार पर, तो एक डायग्राम हमें मिलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, कैरियोटाइप और आइडियोग्राम। कैरियोटाइप में मीनिंग क्या गया, किसी भी ऑर्गेनिज्म में कंप्लीट सेट ऑफ या वन सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम क्या बोलते हैं, कैरियोटाइप बोलते हैं। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैरियोटाइप नोन एज आइडियोग्राम, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरियोटाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा, आइडियोग्राम कहलाएगा। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग है कि किसी ऑर्गेनिज्म में जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं उनमें क्या होता है कि क्रोमोसोम अलग अलग टाइप, कुछ ऐसे मतलब मेटासेंट्रिक है, टीलोसेंट्रिक है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग जो सब मेटासेंट्रिक जो अलग अलग इसके टाइप है, तो उसमें क्या था, किसी में क्रोमोसोम की साइज बड़ी है, छोटी है, सेंट्रोमियर की पोजीशन अलग अलग है, क्रोमोसोम की लेंथ अलग अलग, क्रोमोसोम की थिकनेस अलग अलग है। तो इस सब पॉइंट को हम आधार बना के जब क्रोमोसोम को हम लोग अरेंज कर देते हैं तो एक डायग्राम जो मिलता है हमें, उसी डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियोग्राम बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए, इसके बाद जब आपने अपना मतलब पीएचडी डिग्री कंप्लीट किया, इसके बाद इन्होंने तमाम सारे जो कि जगहों पर रहे और भारत में हैदराबाद में विश्व लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का जो लेबोरेटरी है उसके आप जो कि डायरेक्टर भी रहे और पद्मश्री का भी पुरस्कार आपको मिला था। इसके बाद ही जो अपॉइंटेड 25th जो वाइस चांसलर ऑफ BHU इन जो 2011 फॉर 5 ईयर। ये तमाम सारे देशों की यात्रा करते हुए, तमाम सारे पदों पर सुशोभित होते हुए फिर आपने 2011 में डॉक्टर लालजी सिंह जी को 2011 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का 5 साल के लिए वाइस चांसलर नियुक्त किया गया। अब देखिए, डॉक्टर लालजी सिंह जो डेवलप, इनकी जो तकनीकी थी उसका नाम था BKM DNA प्रोब। BKM DNA प्रोब, BKM का मतलब यही है बैंडेड करैत माइनर सैटेलाइट। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को उन्होंने देखा था और इसके आधार पर इसका नाम इन्होंने साथ में BKM DNA प्रोब या बैंडेड करैत माइनर सैटेलाइट। अब इसके पीछे का रीजन क्या था कि जब आप अध्ययन कर रहे थे तो पाए कि जैसे ह्यूमन बीइंग या तमाम सारे ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जो मेल होता है वह हेट्रोगैमेटिक होता है, मतलब 2 प्रकार के गैमेट को बनाता है। फीमेल जनरली होमोगैमेटिक होती है, 1 प्रकार के गैमेट को बनाती है। लेकिन करैत स्नेक में इसका बिल्कुल उल्टा था। करैत स्नेक में जो फीमेल होती है उसमें वह हेट्रोगैमेटिक होती है, मतलब फीमेल में XY क्रोमोसोम होते हैं और मेल जो होता है करैत में वो होमोगैमेटिक होता है, उसमें 2 X क्रोमोसोम होते हैं। तो जो करैत फीमेल है उसमें जो Y क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम पर इन्होंने एक विशेष यूनिक सेगमेंट को आइडेंटिफाई किया और उसी यूनिक सेगमेंट के आधार पर क्या है कि ये जो कि DNA जो मतलब प्रोफाइलिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। तो मतलब एक इंडिजिनस और सस्ती जो कि तकनीकी है जिसके आधार पर हम इस चीज़ को बहुत करेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसमें मेन स्टेप्स कौन कौन से हैं। देखिए, इसमें 6 स्टेप मुख्य रूप से हैं। अब 6 स्टेप के बारे में हम लोग बहुत आसानी से जानते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, सैंपल कलेक्शन। अगर हमें किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह माता के रूप में, पिता के रूप में, बहुत क्लोज जो कि रिलेटिव के रूप में, रेपिस्ट के रूप में, किसी रूप में अगर किसी व्यक्ति की जांच करनी है तो सबसे पहले आवश्यक होता है कि हमें उसका सैंपल चाहिए, उस व्यक्ति का DNA चाहिए। तो सैंपल के रूप में हम लोग उस पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसके ब्लड को ले सकते हैं, सलाइवा को, सीमेन को, स्किन सेल्स को, बोन को, म्यूकस को, WBC मीनिंग ऐसा कोई बॉडी पार्ट जिसमें DNA पाए जाए, DNA मौजूद हो, उसका उपयोग हम लोग सैंपल के रूप में कर सकते हैं। अब दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, डाइजेशन सैंपल। इसका मीनिंग ये हो गया, जैसे हमें इसमें से कोई बॉडी पार्ट मिल गया तो सबसे पहले क्या था कि वहाँ से हम उसके DNA को आइसोलेट करेंगे। DNA को आइसोलेट करने के बाद हम क्या करते हैं, इसका डाइजेशन, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन का मतलब ये हो गया कि उस DNA को हम लोग रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के द्वारा उसको हम लोग उसके फ्रेगमेंटेशन करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को हम लोग मॉलिक्यूलर सीजर के नाम से भी जानते हैं। मतलब इसका उपयोग हम लोग DNA या RNA मॉलिक्यूल को कट करने के लिए करते हैं।
तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम पे भी एक वीडियो हम पहले ऑलरेडी बना चुके हैं। इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के 3 टाइप वहाँ पे बताया गया था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। लेकिन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 का उपयोग होता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम टाइप 2 जो है वह डीएनए फ्रेगमेंट को जिस पॉइंट पर रिकॉग्नाइज करती उसी पॉइंट पर उसको क्या करती, कट करती है। अब आता है इसके बाद तीसरा पॉइंट, एम्प्लीफिकेशन। देखिए एम्प्लीफिकेशन की हिंदी में बोलते हैं प्रवर्धन। जैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म का हमें ब्लड या सीमेन मिल गया तो वहाँ से उसके हम छोटे से डीएनए फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लिए, उसको स्पेसिफिक फ्रेगमेंट में तोड़ लिए। अब उसका हम क्या करते हैं, उसकी हम लाखों करोड़ों हजारों कापियाँ अपने आवश्यकता के अनुसार बनाते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एम्प्लीफिकेशन, मतलब प्रवर्धन ऑफ डीएनए या मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। क्योंकि कोई भी जांच, ऐसा कोई भी अगर चीज़ चल रही है तो उसमें क्या हो सकता है कि वह जांच बहुत लंबे जो समय तक चले, तो हम उस डीएनए सैंपल से लार्ज नंबर में उसकी कॉपी बना करके उसको हम लोग डीएनए लाइब्रेरी में क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं। तो दूसरा स्टेप है एम्प्लीफिकेशन। इसमें हम लोग क्या करेंगे, पीसीआर तकनीकी का उपयोग करते हैं। पीसीआर पर भी एक वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं डिटेल में। फिलहाल यहाँ पे बताया गया पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं, या इसी को हम लोग टीसीआर थर्मल साइक्लर रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। पीसीआर तकनीकी का उपयोग कैरी मुलिस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसमें यह है कि हम कम समय में छोटे से छोटे डीएनए फ्रेगमेंट का हम लोग हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियंस में उसकी कॉपी हम बना सकते हैं। पीसीआर तकनीकी की एक विशेषता और होती है कि यह तकनीकी हाई टेम्परेचर पे वर्क करती है, और इसके लिए जो एंजाइम यूज होता है पीसीआर में उसको हम बोलते हैं टैग पॉलीमरेज। कई बार पूछा गया कि पीसीआर में कौन सी एंजाइम यूज होती है, तो इसका नाम है टैग पॉलीमरेज। देखिए इसमें जो टैग में जो TAQ है, तो इसका मतलब क्या होगा, T मतलब थर्मस और AQ मतलब एक्वेटिकस, मीनिंग कि थर्मस एक्वेटिकस नामक बैक्टीरिया से इस एंजाइम को प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है कि टैग पॉलीमरेज पड़ा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जब हम डीएनए का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, इसकी बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं, तो फिर हम इसका क्या करते हैं, इसका हम मतलब एगरोज की जेल बना करके उसमें हम इसके माइग्रेशन को इसको हम देखते हैं। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग डीएनए के जो अलग अलग फ्रेगमेंट होते हैं उसको जेल प्लेट में क्या करते हैं, उसको मूव कराते हैं। तो इसमें क्या आता है कि जेल प्लेट में कई बार कुछ जैसे जेल प्लेट में जब इसका माइग्रेशन हम देखते हैं तो जो स्मॉलर डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वो तेज़ी से क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, जो लार्जर फ्रेगमेंट होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके जेल में डीएनए को एक सीक्वेंस के एक क्रम के अनुसार क्या करते हैं, उसको हम एडजस्ट करते हैं या क्रम के अनुसार अरेंज कर लेंगे। मतलब जैसे जेल प्लेट है तो इस जेल प्लेट में जो डीएनए के स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वैसे बेस की तरफ आ जाएंगे, उससे लार्जर ऐसे सबसे लार्जर जो होते हैं सबसे अपर साइड होते हैं। तो इसके हम एक तरीके से सीक्वेंसिंग कर लेते हैं। तो कई बार पूछा गया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस जो होती है वह डीएनए की, वह किस आधार पर होता है, तो डीएनए के साइज के आधार पर उसमें अरेंज होते हैं। अब जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेते हैं तो अब हम क्या करेंगे, इस डीएनए फ्रेगमेंट को जेल प्लेट से हमें बाहर अलग करना होता है। तो अगला है ब्लॉटिंग एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ब्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, धब्बा। तो अभी जो जेल प्लेट पर जो डीएनए फ्रेगमेंट अरेंज होते हैं साइज के आधार पर, तो अब हम क्या करते हैं, इस डीएनए फ्रेगमेंट को जेल प्लेट से कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन पर। नायलॉन मेम्ब्रेन क्या था, हम लोग पहले से ऑलरेडी जान रहे हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट हमारा वह निगेटिवली चार्ज होता है और नायलॉन मेम्ब्रेन क्या हमारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब इस इस जेल प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन से इसके ऊपर कवर करके इसको हम कुछ समय के लिए रख देते हैं। तो जिससे क्या होता है कि जो डीएनए का जो ब्लॉट है, ब्लॉटिंग मतलब क्या था, धब्बा, ब्लॉट। तो डीएनए का जो ब्लॉट है वह कहाँ पर आ जाता है, वह नायलॉन मेम्ब्रेन पर आ जाता है। अब जब नायलॉन मेम्ब्रेन पर आ जाता है तो हम इसमें लार्ज नंबर में डीएनए प्रोब का यूज करते हैं, और ये डीएनए प्रोब क्या करेगा कि नायलॉन मेम्ब्रेन पर जो डीएनए का फ्रेगमेंट होता है उससे हाइब्रिडाइज होता है, उससे बाइंड कर जाता है, और फिर उसको हम एक बार वॉश कर लेते हैं। वॉश करने का लाभ ये मिलता है कि जो अनहाइब्रिडाइज डीएनए फ्रेगमेंट होते हैं वह धुल करके बह जाते हैं। अब इस मीनिंग अगर ना समझ में, देखो सिंपल सी मीनिंग है। जैसे ये हमारा जेल प्लेट है,
तो जेल प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, नायलॉन मेम्ब्रेन पर जो है कि इसको प्रेस करके दबा करके कुछ समय तक रख देते हैं। अब यहाँ से जो जेल प्लेट से जो डीएनए का जो सेगमेंट होता है वह ऐसे हमारा क्या गया, नायलॉन मेम्ब्रेन पर आ गया। अब हमारे पास देखो, अभी जो डीएनए फ्रेगमेंट हम उस ऑर्गेनिज्म का आइसोलेट किए हैं तो उसका हमें सीक्वेंसिंग उसको नहीं पता कि उसके डीएनए का उसका न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस क्या है। तो अब हम यहाँ से उस डीएनए को जेल प्लेट से कहाँ पे, नायलॉन जो कि मेम्ब्रेन पर अलग कर लिए। अब हमारे पास लेबोरेटरी में बने हुए डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं जिसको हम लोग डीएनए प्रोब बोलते हैं। तो डीएनए प्रोब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, मतलब इस ए जो है कि अब इसे सिंपल देखिए, जैसे ये डीएनए प्रोब है तो ये डीएनए प्रोब जो हम लोग लेबोरेटरी में बनाते हैं तो इसका सीक्वेंस हमें ज्ञात रहता, पहले से ज्ञात होता, कंप्यूटर में फीड होता है। अब प्रत्येक डीएनए फ्रेगमेंट की आइडेंटिटी हमारे पास कंप्यूटर में होती है। तो अब जब हम इस लार्ज नंबर में डीएनए प्रोब को इसके ऊपर हम यूज करते हैं, तो जैसे सपोज ये डीएनए फ्रेगमेंट पहले से यहाँ पर है जो जेल प्लेट पर आया है, अब इससे सपोज अगर ये फ्रेगमेंट बाइंड किया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीक्वेंस हमें ज्ञात है। तो अगर सिंपल मीनिंग सपोज मान लिया जाए कि अगर यहाँ पर क्या है, इसे 4 प्रकार के बेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो अब सपोज क्या हुआ कि ए वाला फ्रेगमेंट इससे बाइंड कर गया है, तो इसका फ्रेगमेंट, इसका हमें सीक्वेंस पहले से ज्ञात है। अब सपोज अगर इसका सीक्वेंस हो AAGTC फॉर एग्जाम्पल, इसका इस सीक्वेंस है अगर, तो ए वाला सीक्वेंस इससे तभी बाइंड करेगा जब इसका सीक्वेंस क्या होगा, इसका कम्प्लीमेंट्री होगा। तो अगर इस पॉइंट पर ए डीएनए फ्रेगमेंट ए जो हमारा प्रोब अगर बाइंड कर गया, जिस इस डीएनए प्रोब का सीक्वेंस ए है तो इसका कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मतलब इसका ए होगा। तो अब इसका सीक्वेंस हम कैसे ज्ञात कर लेंगे, तो अगर हमारे डीएनए प्रोब का सीक्वेंस हो गया, जैसे ए है तो यहाँ पे टी होगा, ए है तो फिर टी होगा, जी है तो सी, टी है तो ए और सी है तो जी, मतलब क्या होगा, इसका सीक्वेंस ए होगा, एक कन्फर्म है। तो ऐसे जितने प्रोब जहाँ जहाँ पर बाइंड कर जाएंगे हर जगह, तो इस प्रोब के सीक्वेंस के आधार पर हम उसका जो है कि सीक्वेंस को हम ज्ञात कर लेते हैं। अब इसके बाद फिर जो है कि आगे क्या होता है, तो यही लिखा गया कि मतलब सेपरेटेड डीएनए ट्रांसफर ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन एंड मिक्स विथ डीएनए प्रोब, डीएनए प्रोब से मिक्स करके हाइब्रिडाइज कर लेते हैं। अब इसके बाद इसको हम वाश क्यों करते हैं, तो वाश इसीलिए करते हैं कि लार्ज नंबर में जब हम डीएनए प्रोब यूज करते हैं तो बहुत सारे डीएनए प्रोब ऐसे होते हैं जो बाइंड नहीं करते तो वो भी आसपास रहते हैं। तो वाश कर देने से जो अनहाइब्रिडाइज डीएनए प्रोब होते हैं वो वहाँ से क्या आते हैं, दूर हो जाते हैं। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, विजुलाइजिंग, उस बैंड का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो विजुलाइजिंग के लिए हम लोग क्या करता है कि डीएनए बैंड ऑन जेल प्लेट, जो जेल प्लेट पर जो डीएनए बैंड होते हैं उसको हम व्यू अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में देखते हैं। तो इसके लिए हम किस स्टेन का यूज करते हैं, तो कई बार पूछा गया, इथिडियम ब्रोमाइड नामक जो है कि स्टेन से हम जेल प्लेट को रंग लेते हैं। और जब उसको जेल को रंगने के बाद अगर उसको हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में देखते हैं तो हमें क्या था, जो बैंड होता हमें वो लाइनिंग, जैसे अगर ये जेल प्लेट है तो जेल प्लेट को जब हम लोग इथिडियम ब्रोमाइड से मतलब उसको रंगने के बाद जब देखेंगे तो इस पर इस प्रकार का हमें सीक्वेंस क्या ऐसे दिखाई देगा। और इस सीक्वेंस पर जहाँ पर जो प्रोब बाइंड किया है तो प्रोब का हमें सीक्वेंस पहले से ज्ञात है, तो प्रोब के सीक्वेंस के कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम वहाँ पे जान के इसके पूरे सीक्वेंस को हम आसानी से जान सकते हैं। और जितने व्यक्ति मतलब सस्पेक्ट हैं उसके डीएनए को जब हम उसके डीएनए का मतलब जाँच करेंगे तो वो सीक्वेंस इस सीक्वेंस हमें क्या करें, बिल्कुल 100% मैच करेगा। और जिसके आधार पर हम एक वास्तविक जो उसका पिता है या माता है या जो कोई रेपिस्ट है, क्रिमिनल, उसकी हम आसानी से पता लगा सकते हैं। ठीक, एक चीज़ और बताया गया कि 99% बेस सीक्वेंस इज सेम इन डीएनए ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, जितने भी ह्यूमन बींग हैं। इस बात को डॉक्टर लालजीत सिंह के द्वारा और अलेक्स जेफरी सर के द्वारा भी बताया गया कि 99% डीएनए सीक्वेंस हम लोगों का सेम होता है। 1% जो सीक्वेंस होता है ह्यूमन जीनोम में, 1% सीक्वेंस जो होता है लगभग 3 बिलियन बेस पेयर का जो होता है। तो इस 3 बिलियन के बेस पेयर में 10 से 15 बेस पेयर का सीक्वेंस होता है जो यूनिक होता
होता है जो स्पेसिफिकली बार बार रिपीट करता है। तो एक कोई अगर पेरेंट्स है तो उसका सीक्वेंस जो होगा अब उसके बच्चों में उसके जो क्लोज रिलेटिव होते हैं उनमें और उस सीक्वेंस में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है, और उसी सिमिलरिटी के आधार पर हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब देखिए लास्ट पॉइंट हम लोग आता है एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज कहाँ कहाँ हम लोग करते हैं। देखिए सबसे पहला है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे बता कहीं पर कोई घटना कोई क्राइम हुआ तो उसमें वास्तविक क्रिमिनल कौन है उसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो क्राइम साइट पर हम लोग जाएंगे तो हो सकता है कि वहाँ पर हमें बाल है, ब्लड है, सीमेन है या कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जिसके आधार पर हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। दूसरा है जो कि पैटर्निटी जो कि टेस्टिंग। इसमें क्या अगर कोई व्यक्ति है उसका वास्तविक रूप में माता कौन है, पिता कौन है, या कई बार ये भी होता है कि जैसे कहीं पर कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ऐसी घटना घटी, परिवार के सभी सदस्य क्या हुआ, मर गए। अब उसमें कोई ऐसा बच्चा बच जाता है जो कि 2, 3, 4 साल 5 साल का हो, तो उस केस में प्रश्न आता है कि अभी इस बच्चे का वास्तविक मतलब क्या हो, मतलब पेरेंटिंग कौन कर सकता है या इसका नियरेस्ट क्लोजर कौन है। तो हम वहाँ पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करके एक मतलब पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति के लोग जितने लोग उसकी रिक्वायरमेंट डिमांड कर रहे हैं तो उसका सबसे नज़दीकी डीएनए लेवल पर कौन है, तो वहाँ पे हम उसको आसानी से बच्चे को सौंप सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाएगा, मतलब किसी के माता का अगर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करना है, पिता का आइडेंटिफिकेशन करना है, क्लोजेस्ट फैमिलियर व्यक्ति का अगर आइडेंटिफिकेशन करना तो हम आसानी से कर सकते हैं। तीसरा है रिमेन्स आइडेंटिफिकेशन। कहीं पे कोई ऑर्गेनिज्म की अगर डेड बॉडी रिमेन्स है तो उस डेड बॉडी रिमेन्स के आधार पर भी हम उसके बारे में तमाम सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, बता सकते हैं, उसकी आइडेंटिटी का पता लगा सकते हैं, मीनिंग। चौथा पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी का मतलब क्या हुआ कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन के बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, उसके जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में अध्ययन कर सकते हैं कि वो किस प्रकार से उसका विकास हुआ है और उसके क्लोजेस्ट फैमिलियर मेंबर कैसे थे या उनके जो पूर्वज एंसेस्टर हैं उनका डीएनए सीक्वेंस का, तो तमाम सारी चीज़ों को हम लोग बता सकते हैं। और अगला पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट में कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए उनको मतलब कि कौन सा बेस्ट बेहतर तरीका वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करने के लिए हम लोग जो कि डीएनए प्रोफाइलिंग के द्वारा इस बात को का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। अगला है डिजीज डायग्नोसिस। अगर कोई ऐसी डिजीज है किसी एनिमल में या ह्यूमन में जो बहुत घातक है, जो बहुत रैपिडली मतलब फैलती है, तो समय रहते हम जो है कि इस तकनीकी का उपयोग करके समय रहते उस डिजीज को पहचान सकते हैं और हम उसको क्योर कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। अगला पॉइंट है इमाइग्रेशन जो है कि डिस्प्यूट। इमाइग्रेशन डिस्प्यूट का मतलब होगा कि अगर कोई बाय द वे कोई घर परिवार है किसी कारण से किसी प्राकृतिक आपदा में किसी अन्य समस्या से क्या हो गया, वह जो है कि बहुत दूर चला गया, खो गया, अब काफ़ी दिन बाद अगर वो मिलता है, अब हो सकता है कि वह आपस में उनको हम लोग जैसे कि होता है कि अगर 1-2 जनरेशन 4 जनरेशन बाद व्यक्ति वो आपस में मिलते हैं या किसी माध्यम से उनका परिचय होता है, तो वो हम वहाँ पर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं। तो वही लिखा गया कि वेरीफाइंग बायोलॉजिकल फैमिली रिलेशनशिप, मतलब उसका वास्तविक परिवार कौन सा है। अगर हमें किसी व्यक्ति को अपने वास्तविक परिवार के बारे में जानना है जो कि उसको भूल चुका है या कई जनरेशन पहले वो अलग हो चुके हैं, तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से जान सकते हैं कि हमारा वास्तविक परिवार कौन सा है। अगला आर्गन ट्रांसप्लांट जो कि ठीक है, मतलब हाँ आर्गन ट्रांसप्लांट जो कि मैचिंग, मतलब अगर हमें आर्गन ट्रांसप्लांट करना है तो जिस व्यक्ति में आर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसका डीएनए और इस व्यक्ति का डीएनए में क्या कितना डिफरेंसेज है, और आर्गन ट्रांसप्लांट हमारा सफल होगा कि नहीं होगा, ये तमाम सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। और अगला पॉइंट है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। कोई भी व्यक्ति है अगर उसको अपने ऊपर डाउट है, अपने मतलब पिता के ऊपर डाउट है कि हमारा वास्तविक पिता कौन है, तो हम लोग अगर अपनी पर्सनल आइडेंटिटी अगर मतलब बनाना चाह रहे हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर हम अपने बायोलॉजिकल फादर का पता लगा सकते हैं। अगला प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट में जो तमाम प्रकार की डिजीज है तो अलग अलग प्रकार की डिजीज का अगर हमें त्वरित जांच करना है, जैसे बहुत सारी ऐसी डिजीज होती है जो फंगल है, वायरल है, बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती हैं और बहुत बड़े लेवल पर क्या करते हैं, पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं, तो हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके उसका कारगर उपाय, उसका कंट्रोल हम खोज सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है फूड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब फूड की क्वालिटी को भी हम आसानी से इस तकनीकी का उपयोग करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर हम लोग आज के वीडियो का 1 मिनट में अगर हम लोग सारांश देखें, देखिए
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए जो प्रोफाइलिंग है एक ऐसी तकनीकी है जिसमें हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म के ब्लड का, सीमेन का या किसी भी ऐसे चीज़ का जिसमें डीएनए हो उसका उपयोग करके व्यक्ति की वास्तविक उसके आइडेंटिटी की पहचान कर सकते हैं। जैसे कहीं पर इसे बताया ना कि किसी व्यक्ति का वास्तविक माता कौन है, वास्तविक पिता कौन है, वास्तविक उसका फैमिलियर या उसका मतलब एंसेस्टर कौन है, पूर्वज कौन है, या कोई व्यक्ति है तो कहीं पे कोई क्राइम हुआ या रेप हुआ है तो उसमें कौन व्यक्ति वास्तविक क्रिमिनल है, ये तमाम सारी चीज़ों को हम लोग पता लगा सकते हैं। विश्व में इस तकनीकी को सबसे पहले देने का जो श्रेय है डॉक्टर एलेक्स जेफरी साहब को जाता है। भारत में इस तकनीकी को देने का श्रेय डॉक्टर लालजी सिंह को जाता है। डॉक्टर लालजी सिंह जैसा बताया गया कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले थे। आपने काशी हिंदू योग विश्वविद्यालय से जूलॉजी से एमएससी किया और पीएचडी किया, और इन्होंने पीएचडी के दौरान जो कि स्नेक पर, करैत जो स्नेक है इस पर इन्होंने आपका अध्ययन था कि उसमें कैरियोटाइप में क्या इवोल्यूशन हुआ है। उस दौरान आपने पाया कि जो फीमेल करैत है उसमें XY क्रोमोसोम होते हैं और Y क्रोमोसोम पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस पाया जाता है और वह स्पेसिफिक सीक्वेंस बार बार पर्टिकुलरली क्या करता है, रिपीट होता है, और उसी आधार पर इन्होंने इस तकनीकी को दिया और इसकी खोज किया है। तो ये था आज का वीडियो, और उम्मीद है वीडियो आप लोग बिना स्किप किए हुए ध्यान से कंसंट्रेट होकर के सुनेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। हाँ, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न है, क्वेश्चन है तो आप लोग जो कमेंट के माध्यम जो कि पूछ सकते हैं। आप लोग चैनल को हमारे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, जिससे क्या हो कि हमें एक इंटरनल एनर्जी मिलती रहे और हम आप लोगों के लिए सरल से सरल भाषा में ऐसे वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।